खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ दीपाली। पायलट के बगावती रुख से गहलोत सरकार पर मंडरा रहे संकट के बादल अब छट चुके हैं और पायलट के बगावती तेवर भी ठंडे हो गए हैं। राजस्थान में लंबे चले सियासी ड्रामे के बाद सचिन पायलट ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की, जिसके बाद सुलह के फॉर्मूले पर साइन किया गया है। करीब 32 दिनों तक ये ड्रामा चलता रहा, लेकिन इन सब के बीच अशोक गहलोत की मजबूत छवि उभर कर आई है। इस विवाद की अगर बात करें तो सचिन पायलट और मुख्यमंत्री गहलोत के बीच इसकी शुरुआत 2 साल पहले कांग्रेस सरकार के सत्ता में आते ही हो गई थी, जब साल 2018 में पार्टी ने गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया। पायलट का दावा था कि चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया तो वो सीएम पद के दावेदार हैं। लेकिन हाल ही में शुरू हुए झगड़े की कब और कैसे शुरुआत हुई, नजर डालेंगे और करेंगे इस पर चर्चा कि आखिर कैसे पायलट की वापसी हुई। राजस्थान में करीब महीने भर के सियासी संकट के बाद कांग्रेस की गाड़ी अब पटरी पर लौटती नजर आ रही है, क्योंकि अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत करने वाले राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के तेवर नरम पड़ गए हैं, जिसके चलते अशोक गहलोत सरकार का संकट टलता दिख रहा है। मैंने अपने परिवार से अपने जीवन में कुछ संस्कार हासिल किए हैं और कितना भी मैं किसी का विरोध करूं, वो कोई भी नेता हो, किसी दल का हो, मेरा कट्टर दुश्मन भी अगर हो किसी और दल में भी हो, तब भी मैंने कभी इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं किया। अशोक गहलोत जी मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं और व्यक्तिगत रूप से मैंने हमेशा उनका मान सम्मान ही किया है, लेकिन अगर वर्किंग में, काम करने के तरीके में, गवर्नेंस में अगर मुझे कोई इशू दिखता है तो मेरा अधिकार है कि मैं उसमें अपना विरोध जाहिर करूं। इसके साथ ही राजस्थान में बागी हुए सचिन पायलट 32 दिन बाद वापस लौट आए हैं। सचिन की वापसी पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो जब तक जिंदा रहेंगे अभिभावक बने रहेंगे। अगर हमारे एमएलए एक आदमी छोड़ के नहीं गए, एक आदमी, आप कल्पना कीजिए उसके बारे में हमारे दिल में क्या स्थिति होगी, आप जान सकते हो। और मैंने उनको कहा है कि आप लोगों ने इतिहास बना दिया और जब तक मैं रहूँगा जिंदा तब तक आपका अभिभावक के रूप में रहूँगा, ये मैंने उनको कहा है। तो उनके लिए हमारे दिल में जो भाव है वो जानते हैं, मैं जानता हूँ, और उसी कारण से वो लोगों ने विश्वास करके मेरे पर, हाईकमांड पर, उन्होंने रहना स्वीकार किया। उनको विश्वास हाईकमांड पे भी है, मुझ पे भी है। दरअसल राहुल गांधी की युवा ब्रिगेड की पहल पर सचिन पायलट की कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी के साथ मुलाकात और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की सहमति की पूरी पटकथा लिखी गई। राजस्थान की बात करें तो अभी भी वहां की राजनीति में अशोक गहलोत का पलड़ा भारी है, वो चाहे कांग्रेस पार्टी की राजनीति हो या पूरे राजस्थान की। अशोक गहलोत ने इस पूरे महीने के शक्ति प्रदर्शन में अपनी पार्टी के अंदर अपनी स्थिति मजबूत की, बल्कि बीजेपी को भी बड़ी चुनौती दी है। गहलोत ने यह भी साबित कर दिया कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व जो चाहे फैसला करे, लेकिन राजस्थान की राजनीति बगैर अशोक गहलोत के दिशा नहीं बदल सकती। इसीलिए कहा जा सकता है कि अब आगे की जो भी कार्रवाई हो रही है वो अशोक गहलोत की रजामंदी से हो रही है, फिर चाहे वो सचिन पायलट की वापसी हो या राहुल और प्रियंका की सचिन पायलट से मुलाकात। वहीं कांग्रेस में घमासान के बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती का भी मानना है कि कांग्रेस सरकार फिलहाल सुरक्षित है, लेकिन भविष्य का कोई भरोसा नहीं। गहलोत व श्री पायलट में इनका ड्रामा कब शुरू हो जाए ये कहा नहीं जा सकता है, जिसे खास ध्यान में रखकर ही अब हमारी पार्टी का ये कहना है कि इन दोनों के सरकार में पद व वर्चस्व आदि को लेकर
जो अंदरूनी व बाहरी जंग लंबे अरसे से छिड़ी हुई है, तो उससे वहाँ की जनता के जनहित के कार्य काफ़ी ज़्यादा बाधित हुए हैं। वहीं सचिन पायलट की वापसी से राजस्थान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। अपनी खुशी का इजहार करते हुए उन्होंने पटाखे भी जलाए। सूत्रों की माने तो सचिन पायलट ने राहुल और प्रियंका से साफ कहा है, उनका कांग्रेस में बने रहने का शुरू से इरादा रहा है, वे पार्टी के साथ हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछले 1.5 साल से जिस तरह से उन्हें और उनके समर्थक मंत्रियों को सरकार के फैसलों में दरकिनार कर रहे थे, नाराजगी उसको लेकर थी। लेकिन अब हालात सामान्य हैं। ऐसे में ये बात भी साफ है कि अब कांग्रेस आलाकमान पायलट खेमे के विधायकों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा। जुबैर खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। भाई आज हमारा सवाल ये है कि क्या राजस्थान में खत्म हो गया है गहलोत सरकार का संकट? सवाल नंबर 2 कि क्या पार्टी में वापस आना पायलट की मजबूरी थी? सवाल यह भी उठ रहा है कि पायलट की वापसी की पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी। और चौथा ये कि सचिन पायलट की वापसी के बाद कांग्रेस की मुश्किल क्या फिर बढ़ने वाली है? और चलिए इसी पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। राखी राठौड़ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता बीजेपी की हैं। बहुत स्वागत है राखी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर वरुण पुरोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता कांग्रेस के। बहुत स्वागत है डॉक्टर वरुण जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रोफेसर अरविंद वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। बहुत स्वागत है अरविंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ एडिटर इन चीफ वासिन मिश्र भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले वासिन जी आपका ही रुख, जिस तरीके से पूरा उठक पटक चली इसे 1 महीने 2 महीने, और ऐसे में समझ में नहीं आ रहा था कि कांग्रेस की सरकार बचेगी या नहीं, लेकिन आखिरकार कांग्रेस की सरकार भी बची और सचिन पायलट की वापसी भी हो गई। कैसे देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए दीपाली, जिस समय राजस्थान में राज्यसभा के चुनाव हो रहे थे जी, उस समय भी बीजेपी ने कोशिश की थी कि सचिन पायलट की मदद से कांग्रेस में डिफेक्शन कराया जाए और कांग्रेस के जो अधिकृत प्रत्याशी थे राज्यसभा के उनको हरा के और बीजेपी के उम्मीदवार को जिताया जाए। लेकिन उस बार भी अशोक गहलोत की चौकन्नेपन के वजह से, अशोक गहलोत की सक्रियता के वजह से और अशोक गहलोत की मैच्योरिटी की वजह से बीजेपी को कामयाबी नहीं मिली थी। उसके कुछ दिन बाद फिर बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई और सचिन पायलट को आगे करके एक बार फिर डिफेक्शन कराने की कोशिश की गई। और सचिन पायलट के विधायकों को जिस तरह से गुड़गांव में लाकर रखा गया, जिस तरह से सचिन पायलट की पैरवी के लिए देश के जाने माने महंगे वकीलों को नियुक्त किया गया, जिस तरह से लगातार हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सचिन पायलट को पीछे से ताकत दी जाती रही, और दूसरी तरफ केंद्रीय जांच एजेंसियों को लगाया गया अशोक गहलोत के खिलाफ, उनके रिश्तेदारों के खिलाफ, उनके करीबी लोगों के खिलाफ। तो उसको देखते हुए माना जा रहा था कि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का निर्णय है वो ऑल आउट ऑफेंसिव डिसीजन है और किसी भी कीमत पर गहलोत की सरकार को गिराना है। लेकिन अशोक गहलोत की जो सूझबूझ थी और अशोक गहलोत की जो मास कनेक्ट वाली अब इमेज थी वह भारी पड़ गई बीजेपी के नेतृत्व पर। और दूसरा, अशोक गहलोत का जो निजी जिंदगी में पारदर्शिता रही है, उन्होंने न तो कोई उस तरह का अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा किया, न उस तरह से धन एकत्रित किया कि जिसके आधार पर अशोक गहलोत के खिलाफ जांच एजेंसियां कोई शिकंजा कस पाती। जो मजबूरी मध्य प्रदेश में कमलनाथ की थी, वह मजबूरी अशोक गहलोत की नहीं थी। और शायद यही कारण है कि कमलनाथ ऊपरी तौर पर बीजेपी से लड़ रहे थे और अंदर ही अंदर वो बीजेपी के सामने पूरी तरह से समर्पण कर चुके थे, क्योंकि उनको अपना बिजनेस एम्पायर बचाना था, अपने रिश्तेदारों के बिजनेस एम्पायर बचाना था। लेकिन इस तरह की कोई मजबूरी अशोक गहलोत के सामने नहीं थी।
जी। और दूसरा, गांधी परिवार ने भी अशोक गहलोत को पूरा भरोसा जताया और उनको पूरा फ्रीडम दिया गया राजस्थान की क्राइसिस को हैंडल करने के लिए। तो यही कारण था कि अशोक गहलोत की मजबूत जो एक इमेज थी, मजबूत बेदाग जो एक इमेज थी, वो भारी पड़ी और सचिन पायलट को लग गया कि अब उनके साथ विधायक नहीं आने वाले हैं इतने साम दाम दंडभेद अपनाने के बाद भी। तो इसलिए उन्होंने रिट्रीट किया और अपने पॉलिटिकल फ्यूचर को ध्यान में रख के एक बार फिर कांग्रेस में ही बने रहने का फैसला किया। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जिस तरीके से अशोक गहलोत ने इस पूरे मोर्चे को संभाला, चाहे वो राज्यसभा चुनाव हो या फिर जो इस वक्त यहाँ पर राजनीतिक संकट आया था कांग्रेस पर, उस पर। राखी जी, बीजेपी ने बहुत कोशिश की, आखिरकार बीजेपी आखिरी में आते आते खुद ही गुटों में बढ़ गई। देखिए दीपाली, जिस हिसाब से मिश्रा जी ने कहा, मैं उनकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। डे फर्स्ट से ये बात हम लोग कह रहे हैं, सब जानते भी हैं कि इनके बीच की अंदरूनी कलह की वजह से ये सारी प्रॉब्लम हुई। अभी मिश्रा जी ने बहुत तारीफ की अशोक गहलोत जी की, तो मैं तो कहना चाहूंगी कि 3 तरह से कांग्रेस हारी है। 3 तरह से कैसे? कि नेशनल लीडरशिप ने जिन 3 टिकड़ियों को यहाँ भेजा था वो फेल हुए ये प्रेडिक्ट करने में कि यहाँ समस्या क्या है। अशोक गहलोत जी ये चाहते थे कि राजस्थान के अंदर सचिन पायलट जी कभी वापस ना आए, इसीलिए उन्होंने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया। और मुझे माफ कीजिएगा इस बात को कहते हुए कि गांधीवादी इमेज वाले लोग इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। वो चाहते थे कि सचिन पायलट कभी भी वापस राजस्थान के अंदर नहीं आए। जिस तरह से इन्होंने धन की भी बात करी, आपको बताना चाहूंगी मिश्रा जी मैं कि जिस फेयरमाउंट होटल के अंदर ये लोग ठहरे हुए थे उनमें उनके बेटे की पार्टनरशिप है और जगह जगह उन्होंने धन अर्जित किया हुआ है। सिर्फ अपने साथ ना रखने का मतलब ये नहीं होता है कि उन्होंने कोई धन अर्जित नहीं किया। तो वो जो कार्रवाई थी, ईडी की जो कार्रवाई थी, वो देश भर के अंदर 13 जगहों पे हुई, 4 राज्यों में हुई। ईडी एक ऐसी एजेंसी है जो बिना किसी तैयारी के कहीं पर भी आपका वहां पर कोई इंटरफेरेंस नहीं था, बीजेपी का कोई इंटरफेरेंस नहीं था। देखिए बीजेपी का इंटरफेरेंस तब सिर्फ वहीं तक था जहां तक कि वो हम पे उंगलियां उठा रहे थे, वो बार बार हम पे कह रहे थे। और आज इनके आलाकमान ने भी कहा कि हमारी पार्टी की इंटरनल प्रॉब्लम्स थी जिसको कि हमने खत्म कर दिया। एक तीसरी बात और कहूंगी, सचिन पायलट जी भी एक मिशन लेकर चले थे। वो चाहते थे कि यहाँ का मुख्यमंत्री चेंज हो और मुख्यमंत्री बिना बदले, बिना शर्तों के किसी भी के वापस लौट रहे हैं। यानी 3 फील्ड पे कांग्रेस पार्टी की वजीयत हुई है। मुख्यमंत्री जी किसी हालत में नहीं चाहते थे कि सचिन पायलट वापस आए, इसीलिए उन्होंने इस तरह की भाषा का प्रयोग उनके लिए किया। मतलब आप वहां पर सब कुछ ठीक हो गया, ये बीजेपी को हजम नहीं हो रहा है? देखिए हजम वाली बात ही नहीं है। हमको जनता ने मैंडेट दिया है विपक्ष में बैठने का, हम विपक्ष में बैठेंगे। लेकिन प्रॉब्लम इस बात से है कि जनता ने जिस काम के लिए इनको भेजा है, पिछले 1.25 सालों में वो काम ही नहीं हो रहा है। आज सचिन पायलट जी ने खुद मानी ये बात कि हम जनता को जिस चुनावी वादे के साथ यहाँ आए थे वो वादा पूरा नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा ये बात कह रही थी। और एक दीपाली मैं बात कहना चाहूंगी, इतनी गांठें लग चुकी है इनके संबंधों में कि मुझे लगता है कि आगे आने वाले जो 3 साल है उसमें भी कैसे काम कराएंगे इसमें संशय हमेशा होगा। बिल्कुल, चलिए इसका जवाब देते। डॉक्टर वरुण, क्या ये कह सकते हैं कि ये फौरी तौर की राहत है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में फिर से संकट देखने को मिल सकता है? खास तौर से जिस तरीके से सचिन पायलट से जब पूछा गया था संस्कार को लेकर, उन्होंने जो बात कही है कि मुझे जो संस्कार मिले हैं, मेरे लिए चाहे कैसा भी बोला गया हो, लेकिन मुझे जो संस्कार मिला है मैं उसी के हिसाब से बोलता हूँ, चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो मेरे अपने नेता हो। तो कह सकते हैं आगे आने वाले दिनों में ये जो गांठ है ये ऐसी ही दिखाई देगी या वापस सब कुछ ठीक रहेगा? दीपाली जी, सबसे पहले तो मैं बताऊं, मिश्रा जी के लिए इन्होंने कमेंट किया, राखी जी ने। मिश्रा जी जो सीनियर एडिटर होते हैं, पत्रकार होते हैं, वो निष्पक्ष बातें करते हैं। इन्होंने कांग्रेस की क्रिटिसिज्म भी करी है और अशोक गहलोत जी की तारीफ करी है, जो उनकी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है, राजनीतिक उनका तरीका है हैंडल करने का, इतना लंबा राजनीतिक जीवन है, उसकी तारीफ की है इन्होंने कमलनाथ जी की बात करी। मैं मध्य प्रदेश की बात नहीं करेंगे, राजस्थान की, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये किसी का प्रो या इन्होंने किसी का वो लिया है, इसलिए निष्पक्ष थे। तो इनसे सहमत होने की कोई बात ही नहीं है। एनालिसिस किया है, बिल्कुल सही एनालिसिस किया है। राजस्थान के अंदर क्या है, कांग्रेस अलग अलग एरियाज में अलग अलग तरीके की पोजीशन होती है। तो मैंने शुरुआत में जितनी भी डिबेट्स इतने दिन में हुई हैं उनमें सब में कहा था मैंने कि कांग्रेस की सरकार किसी भी हाल में कहीं जाने वाली नहीं है। और जो सचिन पायलट साहब के साथ जो एमएलएस गए थे बीजेपी की सरकार जहां थी हरियाणा के अंदर,
वो किसी हाल में कितना ही बीजेपी प्रलोभन करे, कितना शरणित झूठ पाखंड का कोई अपनी रचना करे, कोई माया जाल क्रिएट करे, उसमें कोई भी एमएलए इसलिए नहीं जाएगा। राजस्थान की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है, राजस्थान के जो इलाके हैं, उसमें बीजेपी का जो शहरी इलाकों में पकड़ थी 25-30 साल से, उस इलाके के एमएलए होते तो हम मान सकते थे भाई वो शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो ग्रामीण इलाके से ज्यादा का वक्त हो गया, क्यों यहाँ पर कांग्रेस 1 महीने के अंदर ये मामले को नहीं सुलझा पाई? ना यहाँ पर काम हो पाया सरकार का, आपस में ऐसे उलझे रहे, पूरे विधायक होटल में बैठे रहे, कभी इस होटल कभी उस होटल, सरकार कुछ काम नहीं कर पाई इस पूरे 1-1.5 महीने आपसी खींचतान में। इसे क्या पहले नहीं सुलझाया जा सकता था? जो आज इतनी बखान किया जा रहा नहीं कर पाई, काम होता रहा है। हाँ बोलिए। आज सुबह सुना है हमने सचिन पायलट, मेरी बात सुनिए दीपाली जी, सचिवालय निरंतर काम कर रहा है, सारे मंत्री काम कर रहे हैं, और आप अपन डिबेट भी स्काइप से कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग करें। प्रधानमंत्री तो पार्लियामेंट को ही नहीं बुला रहे, और रैलियां कर रहे थे 72,000 LED लगा के बिहार से। ये सब चीजें तो टेक्नोलॉजी का उपयोग कोरोना की वजह से उसके बाद मैं लौटूंगी तो डॉक्टर प्रोफेसर अरविंद जी के पास जाऊंगी। एक ब्रेक लेना है, फौरन लौट रहे हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update. और चलिए सीधे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रोफेसर अरविंद का मैं रुख करती हूँ। प्रोफेसर अरविंद वर्मा, आपको क्या लगता है ये जो पूरा घटनाक्रम चला राजस्थान में, क्योंकि बाकी राज्यों में भी देखा जहां पर बीजेपी की वजह से तोड़फोड़ हुई, ऐसे में राजस्थान में आप किस तरह से बीजेपी की भूमिका को देख रहे हैं, और या फिर वाकई ये आपसी कलह थी जो आज जाकर सुलझी है, लेकिन फिर भी ये कितने दिन तक आगे चलती है? क्या सचिन वाकई आगे तक चलेंगे कांग्रेस के साथ? ये किस तरह आप देख रहे हैं? दीपाली जी, राजनीति संघर्षों के समाधान की कला है, और आज गहलोत साहब और पायलट साहब के बीच जो भी मतभेद थे उसे फौरी तौर पर सुलझाने का दावा किया जा रहा है। जहां तक बात है कि भाजपा की इसमें क्या भूमिका रही, मेरा स्पष्ट रूप से ये मानना है कि पायलट साहब जो दिल्ली गए थे, चाहे वो हम भंवरलाल शर्मा जी के स्टेटमेंट को देखें, चाहे हेमाराम चौधरी जी के स्टेटमेंट को देखें, चाहे दानिश अब्रार जी के स्टेटमेंट को देखें, और इसी कॉन्टेक्स्ट में यदि हम यह भी देखें कि जो टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदू लगातार रिपोर्ट कर रहे थे कि पायलट साहब लगातार प्रियंका गांधी जी के संपर्क में हैं और राहुल गांधी जी से भी उनकी मुलाकात हो रही है, तो इससे एक चीज स्पष्ट होती है कि कहीं ना कहीं पायलट साहब का मंतव्य भाजपा में जाने का या भाजपा से समर्थन लेकर किसी भी तरीके से सरकार को अस्थिर करने का नहीं था, क्योंकि यदि ऐसी स्थिति होती तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये वार्तालाप की जो गतिविधियां चल रही हैं वो नहीं चलती। इसीलिए जब मैं पहले डिबेट में आया था आज से 20 दिन पहले, तब मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि कहीं ना कहीं समन्वय स्थापित हो जाएगा, और पायलट साहब जिस उद्देश्य को लेकर दिल्ली गए हैं उस उद्देश्य में निश्चित रूप से पार्टी नेतृत्व उसकी ओर देखेगा और वो कार्रवाई करेगा। पर अगर हम इस सारी घटना को एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो कांग्रेस को निश्चित रूप से इन सारी चीजों से नुकसान हो रहा है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो या पंजाब हो। एक एग्जाम्पल सेट करना था कांग्रेस को जनता के समक्ष कि हम अमित शाह और मोदी, भाजपा और आरएसएस की सरकार का एक विकल्प बन सकते हैं और एक बेहतर विकल्प बन सकते हैं। जब सरकार 5 साल नहीं चल पाती तो निश्चित रूप से जो जनता है, चलिए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुई है इसलिए प्रोफेसर अरविंद जी का रुख नहीं कर पा रही हूँ मैं। अब एक बार फिर से वासिन जी के पास चलते हैं। वासिन जी, आपने पहले भी एक दो बार चर्चा में बताया था कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे की अगर बात करें, वो राजनीतिक तौर पर जो भी उनके बीच खींचतान हो, लेकिन उनके वैसे रिश्ते बहुत अच्छे राजनीति से हटके, लेकिन इस पूरे अगर सिनेरियो में देखा जाए तो इस पे वसुंधरा राजे चुप रही हैं। इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि जो लोग भी राजनीति करते हैं और जो पुरानी पीढ़ी के नेता हैं वे पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों रिश्ते अलग रखते हैं। पर्सनल लेवल पर उनका किसी से कोई दुश्मनी नहीं होती है, और जहाँ तक निजी हितों की बात आती है तो सब एक दूसरे के निजी हितों को प्रोटेक्ट करते रहे हैं। तो कमोबेश वही स्थिति राजस्थान में भी रही है कि अशोक गहलोत और वसुंधरा जी के बीच में एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और दोनों एक दूसरे के पर्सनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं।
दूसरी बात रही कि अशोक गहलोत कैसे कामयाब रहे, तो मेरा मानना है कि राजनीति में लंबे समय तक वही कामयाब होता है जो निजी जिंदगी में अपने नाम के साथ कम से कम धन संपदा जुटाने में विश्वास रखता है। और जो लोग राजनीति को कारोबार बना लेते हैं, जो लोग राजनीति के जरिए अपना इंडस्ट्रियल एम्पायर, बिजनेस एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं, वे लोग कभी भी टकराव की राजनीति नहीं कर सकते। और जब विपक्ष की राजनीति से मुकाबला करना होता है तो ऐसी स्थिति में वे टकराव के बजाय उनके सामने प्रायोरिटी होती है कि अपने बिजनेस एम्पायर को बचाया जाए, अपने इंडस्ट्रियल एम्पायर को बचाया जाए। और आज की तारीख में जो भी नेता कांग्रेस में दिखाई दे रहे हैं, जैसे मध्य प्रदेश का हम फिर एक बार उदाहरण लेंगे, तो उन नेताओं का बिजनेस एम्पायर इतना ज्यादा था कि वे सरकार से कन्फ्रंटेशन नहीं ले सकते थे, केंद्र सरकार से, और खास तौर से मौजूदा केंद्र सरकार से, जो कि अपने विरोधियों के खिलाफ किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहती है। जबकि राजस्थान की राजनीतिक स्थिति और राजस्थान की जो गहलोत की स्थिति है वो थोड़ी फर्क है कांग्रेस के बाकी नेताओं की तुलना में। तो इसलिए अशोक गहलोत ने वो जिगरा दिखाया, वो हिम्मत दिखाई, और अशोक गहलोत ने ये साबित किया कि उनको दोनों तरह की भाषा आती है। लेकिन यहाँ पर वासिफ जी, जो राखी जी हमारे साथ जो बीजेपी की हैं प्रवक्ता, वो ये कह रही हैं कि अशोक गहलोत पर तो नहीं इल्जाम लगे, जो आप धन संपदा की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके बेटे पर तो लगा है, तो कहीं ना कहीं तो संबंध तो आ ही रहा है, जहाँ पर ये राखी जी ने अभी कुछ देर पहले ये कहा था। मुझे लगता है कि मुझे राखी जी के आरोपों का जवाब नहीं देना चाहिए, मुनासिब नहीं होगा। ये जवाब तो कांग्रेस के लोग दें तो ज्यादा बेहतर है। इस तरह के सैकड़ों लाखों उदाहरण मिलेंगे बीजेपी में, जो कि बीजेपी के नेता खुद को संत कहते हैं और उनके जो क्रोनी कैपिटलिस्ट दोस्त हैं उनके नाम, उनके वहाँ उनका सैकड़ों करोड़ों रुपया जमा रहता है। तो मुझे लगता नहीं है कि मुझे मुनासिब होगा राखी जी को के साथ ही इस तरह के डिबेट में हिस्सा लेने में। ये तो बीजेपी के जवाब कांग्रेस के लोग देंगे, मैं तो जो फैक्ट है उसको एनालाइज कर रहा हूँ। और मेरा ये मानना है कि अशोक गहलोत ने जिगरा दिखाया है, अशोक गहलोत ने आई टू आई माने आंख से आंख मिला के बात की है। और हम 56 इंच की बात नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि अशोक गहलोत का यही जिगरा था कि उन्होंने एक तरफ जहां शक्ति की, वहीं दूसरी तरफ फोन उठा के सरकार के शीर्ष नेतृत्व से बात भी किया और शिकायत की कि आपका गवर्नर संविधान के मुताबिक काम नहीं कर रहा है, उसको आप निर्देशित करिए कि संविधान का पालन करे। ऐसे कितने मुख्यमंत्री हैं आज की तारीख में जो कि मौजूदा केंद्र सरकार के शीर्ष नेतृत्व से इस तरह की बात कर सकते हैं या चिट्ठी लिख सकते हैं। तो ये अशोक गहलोत का ही जिगरा था कि उन्होंने ये करके दिखाया कि गवर्नर के खिलाफ उन्होंने उन्हीं के जो शीर्ष नेतृत्व है उससे बात की, और दूसरी तरफ अपनी पार्टी के अंदर जो असंतोष बढ़ रहा था उसको भी उन्होंने हर तरह से क्रश किया, प्यार भी किया, एक तरह से दुलार भी किया, और दूसरी तरफ जो कानूनी उन्होंने डंडा चलाया जांच का, पहले एसओजी बनाया फिर एसआईटी बनाया, उसके चलते जो विधायक इधर उधर भाग रहे थे उनको लगा कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री पता नहीं बन पाएंगे कि नहीं, लेकिन हम जेल जरूर चले जाएंगे और मेरी सदस्यता भी चली जाएगी देर सवेरे। तो ये जो समर्पण और समझौता हुआ है ये बहुत ज्यादा रजामंदी या खुशी का समझौता नहीं है, ये मजबूरी का समझौता है। सचिन पायलट सेना को लग रहा था कि अब वे उनके पास और कोई विकल्प बचा नहीं है, और बीजेपी आज की तारीख में न तो उनको मुख्यमंत्री बना पाएगी और न उनके विधायकों की सदस्यता बचाने की स्थिति में है, और उनके विधायक सचिन को छोड़ के भागना शुरू हो गए। इसलिए उन्होंने फिर प्रियंका और राहुल से अपना जो डायलॉग बीच में ब्रेक हो गया था उसको रिज्यूम किया, रिवाइव किया, और एक फेस सेविंग फार्मूला बनाया गया कि ठीक है आप पहले जाइए और वहाँ ऐलान करिए कि आप गहलोत सरकार के साथ हैं और आपके जो भी ग्रीवांसें हैं वो 3 मेंबर कमेटी सुनेगी। तो ये तो फेस सेविंग डिवाइस है, इसके अलावा और कुछ नहीं।
ठीक है, यहाँ राखी जी, यहाँ पर आप पूरी कोशिश कांग्रेस से तो अपने भीतर जैसा भी था उसे सुधारने की कोशिश की, जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूरी कोशिश की, लेकिन बीजेपी यहाँ पर कहीं भी मौका नहीं छोड़ रही थी। और ये हमेशा ही बीजेपी, जब सबसे ज्यादा राज्यों में आपकी सरकार है तो फिर जहाँ पर स्थिर सरकार है वहां पर क्यों बार बार इंटरफेरेंस रहता है बीजेपी का? क्योंकि शुरुआत देखें तो शुरुआत तो बीजेपी के फोन कॉल से ही हुई थी। देखिए दीपाली जी, जिस तरह से आप भारतीय जनता पार्टी की बात बार बार अभी मध्य प्रदेश की भी बात कर रहे थे, मैं बताना चाहूंगी पिछले 1 महीने के अंदर गवर्नमेंट बनने के बाद भी वहां के 3 विधायकों ने रिजाइन कर दिया, कांग्रेसी विधायकों ने रिजाइन किया एमपी के अंदर। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ तो डिससैटिस्फैक्शन इनके पार्टी के अंदर है, जो नेशनल लीडरशिप है वो इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उनको वहां पे प्रॉपर जो उनको चाहिए सम्मान या काम जो वो नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो लोग वहां शिफ्ट हो रहे हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को दोष देना सही नहीं है, क्योंकि इनकेपेबल जो राष्ट्रीय इनका नेतृत्व है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। और मैं तो पूछना चाहती हूँ कि जो आज काम किया, जो ये मीटिंग करी, ये 30 दिन पहले क्यों नहीं करी, क्यों नहीं बुलाया इन दोनों को और बिठा करके? मैं बोलना चाहूंगी कि मार्गरेट अल्वा जी ने अपने एक ट्वीट में कहा था कि सोनिया गांधी अगर चाहे तो 1 कप चाय में इस प्रॉब्लम को खत्म कर सकती है, तो क्यों नहीं बुलाया उनको? बार बार भारतीय जनता पार्टी की बात करना मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ अपनी हताशा को और अपनी नाकामी को छुपाने का तरीका है। आपके नेता तो तमाम बयान दे रहे थे, पूरे घटनाक्रम में आपके नेता तमाम बयान दे रहे थे। खैर, मैं आऊंगी आपके पास क्योंकि एक और ब्रेक लेना है मुझे। सभी मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं और यहाँ पर आगे भी हम इस चर्चा को बढ़ाएंगे और जवाब लेंगे बाकी नेताओं से भी। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधे रुख करते हैं डॉक्टर वरुण का। डॉक्टर वरुण, क्या लग रहा था कि अब सचिन पायलट के पास कोई ऑप्शन नहीं था और अशोक गहलोत जिस तरीके से पूरे घटनाक्रम को संभाल रहे थे, यही एक चारा था अब सचिन पायलट को वापसी का? क्योंकि जिस तरीके से जब भवनलाल शर्मा और अन्य विधायकों ने, सचिन पायलट कुछ कह रहे हैं, जरा सुनते हैं। मुझे पीड़ा है और मुझे दर्द भी है कि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन उस टाइम भी रिएक्ट नहीं किया था। मैं आज भी नहीं करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ जिसने जो कहा उसको भूल जाना चाहिए, लेकिन मुझे लगा कि राजनीति में संवाद का जो एक लेवल है उसको मेंटेन करना चाहिए। राजनीति में व्यक्तिगत द्वेष, व्यक्तिगत ईर्ष्या, व्यक्तिगत भावना नहीं होनी चाहिए। इश्यूज और पॉलिसीज पे काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री का पद वापस दिया जाता है तो? नहीं, मैंने कोई डिमांड नहीं रखी है पार्टी से और मैं तो कार्यकर्ता और एक एमएलए बनकर काम कर रहा हूँ, करता रहूंगा। जो मुझे पार्टी बोलेगी मैं काम करने को तैयार हूं। कैसी भूमिका रहेगी सर पूरे राजस्थान? इसको पार्टी को तय करना है, लेकिन मैं इस मिट्टी के लिए समर्पित हूँ। आखिरी दम तक राजस्थान के लोगों का मेरे पर एहसान है, मैं काम करता हूँ। एक लास्ट सवाल सर, अगर यही फॉर्मूला मध्य प्रदेश में उठा लिया जाता तो आज वहाँ भी स्थिति ऐसी होती? काल्पनिक सवाल है। तो सचिन पायलट को आप सुन रहे थे कि उनके व्यवहार को लेकर जिस तरीके से जब ये पूरा घटनाक्रम शुरू हुआ और अशोक गहलोत ने जो शब्द बोले थे उसको लेकर कह रहे थे कि शब्द पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन अपनी मिट्टी के लिए काम करता रहूंगा। सीएम पद को लेकर भी कहा तो वो बोलते उन्होंने कभी इस बात की मांग नहीं की है, लेकिन राजस्थान के लिए हमेशा काम करता रहूंगा और ऐसे मुद्दों को उठाता रहूंगा। क्या डॉक्टर वरुण का रुख करते हैं। डॉक्टर वरुण, अभी भी जो अगर बॉडी लैंग्वेज देखी जाए सचिन पायलट की तो वो बहुत ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे और जिस तरीके से वासिन जी कह रहे थे कि मजबूरी थी सचिन पायलट की, वो बहुत खुशी खुशी नहीं आए हैं। देखिए दीपाली जी, मैं कहीं गए नहीं थे जो नहीं आए हैं, वो तो दिल्ली थे, दिल्ली से कांग्रेस छोड़ के तो गए नहीं, कि आने जाने का कोई सवाल नहीं है। अब खुश नहीं है ये नहीं है तो मैं पर्सनल मैटर में तो उनके मन में तो जाके देख नहीं सकता हूँ, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान की जो बातें हैं उसमें डिफरेंस था। यहाँ पे एमएलए की कमी नहीं, मध्य प्रदेश में एज पे थी कांग्रेस पार्टी और इन्होंने अपने में झूठ षड्यंत्र पाखंड जो रचना था सब जगह स्टेट्स में, मध्य प्रदेश क्यों, कर्नाटक, गोवा, मणिपुर, मिजोरम सब जगह ही कर रहे थे। लेकिन मैंने हमेशा डिबेट में कहा राजस्थान से इसका दी एंड हो जाएगा और जो एंटी क्लॉकवाइज ये घुमा रहे थे, राजनीति को समाप्त कर रहे थे, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, फेडरल सिस्टम को जो नष्ट करना चाह रहे थे वो फुल स्टॉप हो गया। अब क्लॉकवाइज चलेगा, आप देखिएगा अगले 1 साल में क्लॉकवाइज चलेगा स्टेट्स में। वापस बीजेपी जो दीपाली जी मेरी बात सुने, 2 साल पहले, 1.5 साल 2 साल पहले एक आप नक्शे छपते थे अखबारों में कि पूरा देश ऑरेंज हो गया, 20-22 स्टेट्स में बीजेपी आ गई। आज क्या स्थिति है 1.5-2 साल के अंदर अंदर बीजेपी कहां रह गई?
ये कांग्रेस कितनी इंप्रूव करी है सब स्टेट्स में। और अब प्रियंका गांधी, ये क्यों गांधी परिवार बार बार नाम लेते हैं, आपको दूसरी पार्टी में किसी को भी अध्यक्ष बनाए उससे इनको क्या पीड़ा है भाई। ये इसलिए लेते हैं कि इंदिरा गांधी का जमाना इन्होंने देखा है। 77 से 80 में इंदिरा जी के पीछे पड़ गए थे और वापस 80 में लूज कर गए थे, वो गलती है फिर रिपीट कर रहे हैं। हाँ ठीक है, इनको 5-6 साल एक्स्ट्रा मिल गए, 2-3 साल एक्स्ट्रा मिले, लेकिन ये फिर रिपीट कर रहे हैं। और आपको मैं बता रहा हूं अंडर करंट प्रियंका गांधी का चल रहा है। आप देखिएगा अगले 6 महीने 8 महीने में प्रियंका गांधी जैसे जैसे राजनीतिक रूप से नेशनल लेवल पे छाती चली जाएंगी, ये पीछे चले जाएंगे। ये इन्होंने 303 सीटों के बाद भी देश का इंप्रूवमेंट करने की, विकास करने की बात नहीं की। अनएम्प्लॉयमेंट की क्या हालत हो गई, आईएलओ की रिपोर्ट का जिक्र नहीं करते। आरबीआई देखिए सेकंड क्वार्टर है, अपने आंकड़े नहीं बता रहा है, देश से आंकड़े छुपा रहा है आरबीआई। ये कौन सी पॉलिसी चल रही है भाई केंद्र सरकार की। और इधर आप विधानसभा चलने नहीं देना चाहते हो, तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चलेगी कैसे देश के अंदर। चलिए प्रोफेसर अरविंद, आपका क्या मानना है कि यहाँ पर अब क्या स्थिति होने वाली है राजस्थान में, किस तरह से, और यहाँ पर जो बार बार बीजेपी पर आरोप लगते रहे, इसमें बीजेपी वाकई क्या यहाँ पर कामयाब नहीं हो पाई या फिर यह आपसी खींचतान था? और दूसरी बात, जो सचिन पायलट की बॉडी लैंग्वेज बता रही है, बहुत अच्छे से खुश नजर नहीं आ रहे हैं, इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पायलट साहब की बॉडी लैंग्वेज के बारे में जहां तक बात है, निश्चित रूप से पिछला 1 महीना बहुत ज्यादा उठापटक कर रहा है गहलोत साहब और पायलट साहब दोनों के लिए। और इमीडिएटली बॉडी लैंग्वेज को रीड करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि काफी सारे कॉन्सिक्वेंसेज रहे हैं। जहां तक आगे के रास्ते की बात है, तो मेरा ये मानना है कि आगे का जो रास्ता है वो बहुत बहुत टेस्टिंग टाइम होगा कांग्रेस पार्टी के लिए। वो इसलिए होगा क्योंकि जो पावर शेयरिंग फॉर्मूला था, पहले भी जिस पावर शेयरिंग फॉर्मूले को अपनाया गया वो जस्टिफाइड नहीं था। पायलट साहब डिप्टी सीएम जरूर बनाया गया, पर ना उनके पास गृह था, ना वित्त था, ना कार्मिक था। तो डिप्टी सीएम सिर्फ नाम के थे वो, बाकी जहां तक पावर शेयरिंग फॉर्मूला है वो फेवर में उनके नहीं था। अब आगे आने वाले समय में पायलट साहब किस तरीके से इस पावर शेयरिंग फॉर्मूले में फिट बैठते हैं, गहलोत साहब ने जैसा कहा है कि वो उन्हें वरदहस्त देंगे और एक मुखिया की तरह पेश आएंगे उनके साथ, तो ये देखने वाली बात होगी कि गहलोत साहब के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और ये बात सिर्फ गहलोत साहब या पायलट साहब की नहीं है, ये बात वास्तव में कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस पार्टी की है कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से एक एग्जाम्पल सेट करेगी नेशनल लेवल पर, पंजाब में, राजस्थान में। अगर वो ये एग्जाम्पल सेट नहीं कर पाई तो निश्चित रूप से आने वाला समय बहुत ज्यादा खराब होगा कांग्रेस पार्टी के लिए। इसलिए दोनों को ही, चाहे वो गहलोत साहब हो चाहे वो पायलट साहब हो, उन्हें ये लार्जर पर्सपेक्टिव में सोचना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी यहां पर एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करे जो भाजपा को की नीतियों को एक्सपोज करे, भाजपा को बैकफुट पे लेके आए और जनता में ये इमेज दे, सिर्फ राजस्थान में नहीं, राजस्थान से बाहर, पंजाब में नहीं, पंजाब से बाहर भी। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी पर लेकर आई है, क्योंकि बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी सर, ये सब जानते हैं। अब वो बात अलग है कि वो कोई बोल ना पाए, सामने ना बोले, सामने मुकरते रहे, लेकिन ये सब जानते हैं कि बीजेपी ने पूरी कोशिश की थी। तो यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पर अब तो बैकफुट पर आई है बीजेपी? देखिए, बीजेपी के लिए, देखिए निश्चित रूप से बीजेपी जितने भरसक प्रयास कर सकती थी पायलट कैंप को प्रभावित करने का, वो उन्होंने सारे प्रयास किए। परंतु मैं इसे लॉयल्टी मानूंगा जो लोग भी दिल्ली गए थे, कि उन्होंने लगातार ये कहा कि हम अपनी बात रखना चाहते हैं केंद्रीय नेतृत्व के साथ और हम भाजपा में कतई नहीं जाना चाहते। अगर आप क्रोनोलॉजी देखें तो हेमाराम जी का स्टेटमेंट आया, विश्वेंद्र सिंह जी का स्टेटमेंट आया, भंवरलाल शर्मा जी का स्टेटमेंट आया और अभी हाल ही में 6 दिन पहले दानिश अबरार जी का भी स्टेटमेंट आया, जो स्पष्ट रूप से ये दिखाता था कि किसी भी रूप में ये कैंप भाजपा के हाथ का मोहरा बनना नहीं चाहता। और अब जब ये सारा की सारा डिस्प्यूट खत्म हो गया है, तो उस डिस्प्यूट के खत्म होने के बाद बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी केंद्रीय नेतृत्व निश्चित रूप से एक्टिव हुआ और केंद्रीय नेतृत्व ने एक बहुत मुश्किल परिस्थिति से निकाला है। पर अब बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दोनों बड़े नेताओं के ऊपर है, पायलट साहब और गहलोत साहब के पास, कि वो कार्यकर्ताओं का भी ध्यान रखें। क्योंकि राजस्थान में बड़े स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी 2 ग्रुप में बटी हुई है, पायलट ग्रुप, गहलोत ग्रुप। काम होने में कार्यकर्ता को बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और बीच के जो लोग हैं जो अपनी रोटी सेकना चाहते हैं, जो गहलोत साहब या पायलट साहब के पास नजदीकियां दिखाना चाहते हैं, वो लोग इस कैंप को और मजबूत करके दिखाते हैं
कि गहलोत साहब ये कर रहे हैं, पायलट साहब ये कर रहे हैं। तो इस वक्त ये बहुत महत्वपूर्ण जरूरत है कि दोनों ही कार्यकर्ताओं को कार्यकर्ता के नजरिए से देखें और एक बड़ा दिल रखकर इस जो स्थिति से निकले हैं इसे 5 साल तक एक एग्जाम्पल के रूप में पूरे देश के सामने राजस्थान की सरकार को चलाएं। बिल्कुल राखी जी, यहाँ पर जिस तरीके से बीजेपी अगर कहीं थी नहीं तो फिर आपको अपने विधायकों को भेजने की क्या जरूरत पड़ी थी, गुजरात भेजने की? दूसरी बात, जो दिन भर इंतजार करता रहा, हेलीकॉप्टर खड़ा रहा और आपके ही विधायक नहीं पहुंचे, यानी कि आपके यहाँ ही गुटबाजी देखने को मिली है। देखिए, जिस तरह से कांग्रेस के अंदर वर्टिकल डिवीजन है उसका कंपैरिजन बीजेपी से नहीं किया जाए तो ठीक है। गुजरात भेजने की जहां तक आप बात कर रहे हैं, मैं एक बात पहले मिश्रा जी की बात पे एक बार माफी चाहूंगी सर, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगी कि एक स्वतंत्र विश्लेषक के रूप में आपने जब ईडी की व्याख्या की तो आपने ये कहा कि केंद्रीय जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ईडी को हथियार के फॉर्म में यूज करता है, और जब वैसे ही आपने एसओजी की बात जब राजस्थान में की तो आपने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के पास में जिगरा है। तो दो एजेंसीज का इंटरप्रिटेशन इस तरह से करना मुझे लगता नहीं है कि एक स्वतंत्र आइडिया या आपने स्वतंत्र अपनी बात रखी सर, क्योंकि क्या है, जब एजेंसीज का इस्तेमाल यहाँ पर एसओजी द्वारा किया जाता है, एफआईआर दर्ज करके एक दबाव की राजनीति बनाई जाती है, उन पे झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं। और इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए बोलना चाहूंगी, मैडम आपकी पार्टी तो 12 साल पुराने मुकदमों को लेके आ रही थी सर। इनकी पूरी कार्रवाई चली है सर, एक जगह पे नहीं हुई है कार्रवाई। ये भारत के अंदर 4 राज्यों के अंदर कार्रवाई हुई है, लेकिन एसओजी ने जो यू टर्न लिया है मिश्रा जी, उसकी कैसे व्याख्या करेंगे? इसका जवाब डॉक्टर वरुण देंगे अधिकारियों को। खैर, इसका जवाब तो क्या जनता को ये समझ में नहीं आता कि आप 12 साल पुराने फेयर माउंट के मुद्दों को क्यों उछाल रहे हैं? क्या चाहते हैं? मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगी। एक मिनट राखी जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। बहरहाल आपका जवाब, पहले मेरी बात, हाँ मैं आपकी बात सुनूंगी। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, एक मिनट। आप जो सवाल कर रही हैं उसका जवाब प्रोफेसर अरविंद दे रहे हैं जी। मेरी बात पूरी होने दीजिए। हाँ, बोलिए। नहीं, आप बात पूरी होने दीजिए दीपाली जी। मैं ये कह रही हूँ कि दोनों एजेंसीज की व्याख्या करना इस तरह से गलत है। दूसरी बात, देखिए, आपने हमारे विधायकों की बात की कि क्यों हम लोगों ने उनको बाहर भेजा। तो बाहर भेजने का जो आप मैं कारण बता रही हूँ उसमें ये दबाव की राजनीति, इस तरह की एनफोर्समेंट एजेंसीज को यूज करके, आपने कल ही देखा कि खुशवीर सिंह जो एमएलए है इंडिपेंडेंट, उनके खिलाफ मुकदमा दायर हुआ और उसके बाद आज उनसे मुलाकात होती है। भंवरलाल शर्मा जी परसों मिलकर आते हैं, उनके बारे में क्या क्या बातचीत की गई। तो इस तरह की दबाव की राजनीति का हमें भी अंदेशा था और इसीलिए कुछ विधायकों को यहाँ से शिफ्ट किया गया कि उनको इस तरह की मानसिक दबाव ना रहे। जिस जिगरे की बात की जा रही थी वो जिगरा कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारे वाले विधायकों पे भी आ जाए, और उनकी सुरक्षा हमको देना यहाँ के जो नेतृत्व है प्रदेश का उसकी देना जिम्मेदारी है, और इसीलिए उनको शिफ्ट किया। नहीं तो हम शिफ्ट नहीं करते। दबाव इन्होंने हर एक पे बनाया है। चाहे बीटीपी के विधायक देखो ना, उनको पुलिस वालों ने क्या बोला कि चाबी छीनने की बात की, उन्होंने वीडियो रिलीज करके बताया और 2 दिन बाद उन्होंने समर्थन पत्र दिया। फिर उसके बाद मुझे वासिम जी के पास जाना है। सर, एक सेकंड आपको रोकना चाहूंगी। सर, आपकी आवाज़ बहुत क्लियर नहीं आ रही है। आप 1 मिनट का समय दीजिए, हम ठीक कराने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। यहाँ पर डॉक्टर वरुण, तब तक आप बोलिए, उसके बाद वासिम जी बोलेंगे। दीपाली जी, अभी आप इतनी अपन डिस्कशन कर रहे हैं, इसमें क्या है कि बीजेपी तो मानेगी नहीं। आप देखिए, वसुंधरा जी के बगैर भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में इस समय कोई अस्तित्व नहीं है। इनकी कितनी गुटबाजी, इनके जो नेता बनना चाह रहे थे, वो राजस्थान की ठेकेदारी लेना चाह रहे थे, नहीं ले पाए। उनके पास जो विधायक थे, कुछ विधायकों ने तो चैनल्स पे आके मना कर दिया कि हम कहीं नहीं जाएंगे। तो ये जो करना चाह रहे थे बाड़ाबंदी, इनकी कल आज की मीटिंग भी कैंसिल हो गई। इनकी मीटिंग्स नहीं हो पा रही है क्योंकि वसुंधरा जी को नेग्लेक्ट करना चाहते हैं। और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में भी वसुंधरा जी के बगैर कुछ भी नहीं है। इनका राष्ट्रीय नेतृत्व कुछ भी कहे, यहाँ के जो कुछ नेता हैं वो अपने आप को राजस्थान के नेता। ठीक है डॉक्टर वरुण, मेरे पास समय बहुत कम है, इस वजह से मैं जल्दी से, वासिम जी भी कुछ बात कह रहे थे। वासिम जी। दीपाली, सबसे पहले तो राखी जी हमारी सम्मानित मेहमान है और उनको पूरा हक है, जो भी उनकी धारणा हो वो बोल सकती हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। मुझे लगता है वो थोड़ी मेरी बातों को मिस इंटरप्रेट कर रही हैं, जैसा कि उनकी पार्टी का तरीका होता है कि आधा सत्य और आधा
झूठ मिला के ये लोग सर, बोलते मुझे फिर हैं। ऑब्जेक्ट रहेगा सर, और ये गलत बात है। दिस इज नॉट एन इंडिपेंडेंट व्यू व्हिच यू आर गिविंग। आई डोंट एग्री विद दैट। मैं आपकी बात जब आप बोल रही थी मैं चुप था, तो मेरी भी बात तो सुनने का कष्ट करें यू राखी जी। स्पोक इन बिटवीन सर। तो उनको पूरा मैंने हक है और हमारी तरफ से उनका स्वागत है, उनके जो भी विचार है। मैं 2 ही 3 बात कहना चाह रहा हूँ बहुत संक्षिप्त में। पहली बात तो ये कि जहां तक गवर्नेंस का सवाल है राजस्थान में, तो राजस्थान के गवर्नर ने वीडियो कैमरे के सामने ऑन रिकॉर्ड बोला है और सभी चैनलों में बोला है कि कोरोना महामारी को लेके जिस तरह से जितना इफेक्टिव, जितना असर्टिव तरीके से राजस्थान की सरकार ने हैंडल किया है, शायद ही कोई दूसरी राज्य सरकार ने उतना बढ़िया तरीके से हैंडल किया है। इस बात की तारीफ राजस्थान के गवर्नर ने एक बार नहीं कई बार किया। और राजस्थान के जो नेता विपक्ष हैं बीजेपी के, उन्होंने भी ऑन रिकॉर्ड कई बार इसकी तारीफ की कि राजस्थान की सरकार ने कोरोना के मामले में देश में बहुत अच्छा काम किया। तो जहां तक गवर्नेंस का सवाल है, हम नहीं कह सकते कि गहलोत की सरकार का गवर्नेंस अच्छा नहीं था। दूसरी बात रही कि उन्होंने एसओजी और एसआईटी का दुरुपयोग किया। तो राजनीति में तो जब जो जहां जिसको मौका मिलता है वो अपने सर्वाइवल के उन चीजों का इस्तेमाल करता है। आप ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स का इस्तेमाल करिए, हम नहीं उस पर एतराज कर रहे हैं। हम खाली जनता को बताना चाहते हैं कि जो कार्रवाई हो रही है इसके पीछे मोटिव क्या है। और जिस तरह से केंद्र सरकार ईडी, आईटी और सीबीआई को यूज करती है अपने कन्वीनियंस से, अपने पॉलिटिकल एजेंडा को पुश करने के लिए, ठीक उसी तरह से अशोक गहलोत ने भी किया राजस्थान में कि उन्होंने उनके राज्य एजेंसियां जो थी उनका उन्होंने इस्तेमाल किया। तो ये तो मैं एक बार नहीं बार बार बोल रहा हूँ। और तीसरी बात, राखी जी शायद आपने पढ़ा होगा और आप सुनती रही होंगी, आप पॉलिटिकल वर्कर हैं, पुरानी हैं। ये आज से नहीं इस पर विवाद चल रहा है। जो पार्टी पावर में होती है वो सीबीआई, ईडी का इस्तेमाल करती ही करती है, और जो पार्टी विपक्ष में होती है वो आरोप लगाती है। बीजेपी दशकों केंद्र सरकार पर, कांग्रेस की सरकारों पर आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस सीबीआई का पर्सनल इस्तेमाल करती है अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए। और जब कांग्रेस विपक्ष में है तो वो कहती है कि बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। तो ये कोई पहली बार तो नहीं हो रहा है। तमाम जो काम इस समय आपकी सरकार कर रही है, ये सारे काम जब कांग्रेस सत्ता में रहती है तो कांग्रेस भी करती है। तो हम लोगों का ये कहना है कि जो नारा दिया गया था हम सबके सामने, पार्टी विद अ डिफरेंस, चाल चरित्र चेहरा सुचिता, तो उस सत्ता में आने के बाद वो सब कहाँ चला गया, मैं ये बस समझना चाह रहा हूँ। और देश की जनता भी यही समझना चाह रही है। राखी जी जी, जिस तरह से अभी शुरुआत की मिश्रा जी ने, सर मैं आई एम सो सॉरी कि मैं आपके सामने आ रही हूँ जबकि आना नहीं चाहिए। मैं एक बात कहना चाहूंगी, इस भीलवाड़ा मॉडल की बात बार बार की जाती है कि प्रधानमंत्री जी ने इसकी तारीफ की। सर मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, अगर 5वीं कक्षा में मैंने बहुत फर्स्ट नंबर आ गए सर मेरे, तो उस 5वीं नंबर की मार्कशीट को क्या 6वीं में, 7वीं में, 8वीं में, 9वीं में चलेगी क्या? शुरुआत में जब भीलवाड़ा मॉडल था तब इन्होंने अच्छा काम किया और प्रधानमंत्री जी ने खुले मन से इनकी तारीफ भी की। लेकिन उसके बाद जो स्थिति राजस्थान के अंदर हुई, ये अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स के अंदर इस तरह से उलझ के रह गए कि आज स्थिति कोरोना की राजस्थान के अंदर भयावह स्थिति है। तो ये नहीं चलेगा सर। अगर आप भीलवाड़ा मॉडल की जिम्मेदारी लेना, आप तारीफ लेना चाहते हो तो आपको जोधपुर मॉडल की भी जिम्मेदारी लेनी होगी, आज जयपुर की भी लेनी पड़ेगी। 60,000 केसेस आ रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सिर्फ बिल्कुल जिम्मेदारी लेंगे, क्यों नहीं लेंगे उसकी? अपन राजस्थान की आपने तारीफ की बात की, राजस्थान में तो हजारों में भी नहीं आ रहे केस पर डे। एक जगह का हमने राष्ट्रीय स्तर पर 60,000 केस हो गए तो पूरी कक्षा में आएंगे, पिछले 2 महीने में होता है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज्यादा टेस्टिंग हो रही है और इनकी बीजेपी सरकार उत्तराखंड, उसको भी टेस्टिंग ऑफर राजस्थान ने की है। मार्कशीट तो सिर्फ एमए की आएगी ना, राजस्थान से ना तो राजस्थान समझ एंटायर पॉलिटिकल साइंस की। क्यों पड़ोसी में जा रहे हैं राजस्थान से? राजस्थान सरकार से एक मिनट प्रोफेसर अरविंद कुछ बोलना चाह रहे हैं। एक मिनट राखी जी एक सेकेंड। प्रोफेसर अरविंद आप बोल रहे थे, बोलिए। देखिए, हर किसी का अपना अपना सच है।
पर जनता सब समझती है कि कहां क्या हो रहा है। राष्ट्रीय स्तर की यदि हम बात करें तो कंप्लीट मिसमैनेजमेंट हुआ है कोरोना के मामले में। उसकी जिम्मेदारी मोदी और अमित शाह लेना नहीं चाहते। अभी अपने रेडियो प्रसारण में मोदी जी कहते हैं कि हम बेहतर स्थिति में हैं। बेहतर स्थिति में कैसे है जब केसेस बढ़कर 60,000 पर डे हो गए और हम बिल्कुल टॉप पर खड़े हुए हैं विश्व स्तर पर। उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता। जिम्मेदारी क्या लेना चाहते हैं ये लोग कि जहां भी कोई आंतरिक अंतर्विरोध किसी सरकार में हो और वो गैर भाजपा शासित सरकार हो, वहां सारी एनर्जी ये दे देना चाहते हैं। तो राष्ट्र देख रहा है कि सच वास्तव में किसका सच है। ये नहीं चलेगा कि आप देश को झूठ को सच बताएं और अपने झूठ को बार बार सच बताने की कोशिश करें। तो देश अच्छे तरीके से देख रहा है। जहां तक बात अभी राजस्थान की है, तो राजस्थान में सरकार निश्चित रूप से 1 महीने में काफी सारे व्यवधान आए हैं और अब नई ऊर्जा से राजस्थान सरकार काम करेगी और पायलट साहब और गहलोत साहब और सब लोग मिलकर बेहतर तरीके से काम करने का प्रयास करेंगे। ये एक एग्जाम्पल सेट करेंगे। जी चलिए, मेरे पास समय इतना ही है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ अब देखना ये होगा कि राजस्थान में अब जो सरकार अब स्थिर हुई है, सचिन पायलट की वापसी हुई है और ऐसे में अब सरकार किस तरह से आगे बढ़ती है और ये जो गांठें पड़ी थी, क्या ये ऐसी गांठें पड़ी रहेंगी या फिर स्मूथली तरीके से ये सरकार चलेगी, ये आगे आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।